लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म और इतनी बातें सुनने और क्रिटिसिज्म लेने के बाद क्या नून लीग के जहन में बिल मंजूर करवाते वक्त ये ख्याल नहीं था कि सदर आरिफ अलवी उन बिलों पर दस्तखत से इनकार भी कर सकते हैं? और ऐसा ही कुछ हुआ क्योंकि सदर ने 13 बिलों पर दस्तखत से इनकार करके वापस भिजवा दिए। तो फिर क्या किया है नून लीग ने? पर्टिकुलरली अपनी साखें मुतासर की है ना। अभी हासिल हुसूल तो कुछ हुआ नहीं है। इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, और उनको भी शिकवा है कि इन्होंने एक बिल पेश किया था जो दोनों हाउसेस से मंजूर हो गया था और वो हो गया है लापता। अब ये बात अब समझ नहीं आई कि इस पे हंसें, रोएं या सवाल करें या सरप्राइज्ड हों, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। और बहुत शुक्रिया आपका। गुड टू सी यू इरफान साहब, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक्चुअली। आप लोग भी लिफ्ट नहीं कराते ना जब पावर में होते हैं, तो वो शिकवा हमारा भी बनता है। अब ये बताइएगा कि पार्लिमानी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 दिन में 53 बिल माशाल्लाह मंजूर कराए गए, और ये सब कुछ हुआ वज़ीर आज़म उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। तो क्या ये भूल गए थे या जहन में नहीं था कि भाई अल्टीमेटली सदर साहब को भी दस्तखत करने होते हैं? अब उन्होंने दर्जन भर से ज़ायद तो वापस कर दिए हैं। तो इस सारी मश्क में क्या हासिल हुआ? खाया पिया भी कुछ नहीं, ग्लास भी तोड़ा 12 आने का। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ आपके शो में शामिल होके। एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ द शोज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बड़ी बाकायदगी से देखता हूँ। दूसरी बात, अभी आपने जो क्लिप्स सुनवाए हैं, मैं उस इजलास में शरीक था और शरी के बाद मैं बोला था जो आपने नहीं सुनाया, चूँकि आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। तनकीद की थी कि जी ये बिल क्यों ला रहे। नहीं, मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए कह रहा हूँ कि हमने गर्दन नहीं हिलाई। हमने वहाँ मैंने खुद खड़े होकर तनकीद की कि जिन बिलों को आप ला रहे हैं ये कल हमारे लिए शिकंजा बनेंगे, तो खुदा के लिए ऐसा ना करें। तो बहुत अच्छा होता कि आपके जो देखने वाले हैं वो देखते कि वहाँ PMLN के अंदर से भी आवाज़ें उठी हैं। ऐसी बात नहीं है। एनीहाउ आगे चलते हैं। एक बात जो आपने कही कि ढेरों आए बिल, और बिल्कुल आए, इसमें कोई शक नहीं है। और कुछ तो नेचुरल होता है, जिस तरह हम देखते हैं कि आपका शो जब आखिरी लम्हों में होता है तो आपको भी थोड़ी सी तेज़ी पड़ी होती है कि ये जल्दी करो, ये रह जाएगा, ये रह जाएगा। रोज़े की अफ्तारी का जब टाइम होता है तो आपाधापी की कैफियत पैदा हो जाती है। तो यूं ही जब हुकूमत जाने लगती है, कोई भी हुकूमत जाने लगती है, तो उससे बड़े भूले हुए काम याद आ जाते हैं। मैंने हाउस के अंदर भी कहा था कि ये बर्क रफ्तारी का नाम मैंने दिया था। ये बर्क रफ्तारी अच्छी नहीं है, तेज़ रफ्तारी अच्छी नहीं है। उसमें ये होता है कि कंसेंसस नहीं हो पाता, लोगों को भी एतराज़ होता है। ये नहीं, अगर एक बिल आता है और हमें कहा जाता है कि जी ये सरकारी बिल है, और सरकार के जो हम अरकान हैं उनको भी इल्म नहीं है कि इसके कंटेंट क्या हैं, तो उसमें अफसोस होता है। तो सर, मैं मुख्तसर कलामी की माजरत मुझे एक ऐड करने दीजिए ताकि आप उसका भी साथ ही जवाब दे दीजिए कि ये कितनी ज़रूरतें थीं और कितनी मसलहतें थीं जिनके तहत ये बिल लाए गए? कॉम्प्रोमाइज़ेस कितने थे इसमें? देखें अब्दुल्ला, सियासत जो होती है ये कोई 2 + 2 4 की तरह नहीं होती। इसका बिल्कुल कोई प्रोग्राम शो की तरह कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, टाइमिंग नहीं होती कि इतने सेकंड इतने मिनट फलां को देने। इसमें कंप्रोमाइज़ भी होते हैं, मसलतें भी होती हैं, अपनी ज़रूरतें भी होती हैं, वक्त के सियासत के तकाज़े भी होते हैं। सियासत इन सारी चीज़ों का एक मलगूबा होती है। तो इस मलगूबे के अंदर से आप 2 + 2 4 की तरह की तवक्को ना रखें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो बिल आए हैं, बहरहाल इनकी ज़रूरत महसूस की। और आप ये भी याद रखिए कि ये PMLN के बिल ज़रूर कहलाते हैं, लेकिन ये PMLN के बिल नहीं थे, ये PDM के बिल थे। यहाँ जो अरकान बैठ के बातें कर रहे हैं, इनकी जमातों ने उस पर, रज़ा रब्बानी साहब की जमात ने तस्दीक की, कामरान मुर्तज़ा साहब की जमात ने तस्दीक की, तो मुश्ताक साहब की जमात वो वाहिद रुकन है। तो इन लोगों ने जब ये इजलासों में बैठे हैं या बिल तैयार हुए हैं तो वहाँ पे जाके हामी भरी, साइन किए हैं। और यहाँ आके गैलरी के लिए कुछ लोग अपना एक नुक्ता नज़र रखते हैं, पेश करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ अब आपके प्रोग्राम में कि ये जो भरमार होती है, PTI के दौर में मुझे याद है कि चंद मिनटों के अंदर मोर देन 40 कानून उन्होंने मंजूर कर लिए थे। अच्छा, इसमें एक और एंगल भी याद रखिए
कि इस वक्त जो PMLN जो नेशनल असम्बली है उसके अंदर अपोजिशन नाम की कोई चीज़ है नहीं है। इसका कसूर आप उन लोगों को तो दे रहे हैं जो बैठे हुए हैं और तेज़ी से कानून पास कर रहे हैं, लेकिन उनको भी याद रखें जिन्होंने इसका बाइकाट किया, इसको छोड़ दिया और जो अच्छी खासी तादाद में रुकावट बन सकते थे, इन चीज़ों को रोक सकते थे। दो वोटों की अक्सरियत से ये हुकूमत कायम थी। अगर PTI यहाँ मौजूद होती तो इस तरह ये बुलडोज ना होते कवानीन, तो उनको भी इसका खिराज तहसीन ज़रूर पेश कीजिए। एक बात जो रह रही है जो मेरे एजेंडे की थी कि मेरा बिल गुम हो गया। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं सारी उसकी बैकग्राउंड बयान करूं। बिल एक मैंने पेश किया जब उसका तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार, एक तो मैं आपकी बात तो PTI वाली ना कि हमने तो चले बिल पास कर दिया, मतलब आपकी आवाज़ तो हम तक पहुंची फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी, लेकिन PTI चूंकि थी नहीं तो वो रोक सकते थे। ये बात भी पता नहीं कितनी हजम होगी लोगों को। और फिर आपका जो बिल गुम हुआ सर, ये अभी कोई एक हफ्ते में गुम हुआ है जब से आप लोगों ने दफ्तर छोड़े हैं या फिर पहले से गुम है? ये 14 माह से गुम है और 14 माह के दौरान मैं मुतअद्दिद बार, चूँकि मैं सेनेट का रुकन हूँ, सेनेट में खड़े होके मैंने मुतालबा किया, मेरे साथ सारे हाउस ने मुतालबा किया और मैंने कहा जी कि ये मेरी प्रॉपर्टी थी जब तक मैंने बिल पेश नहीं किया था। सेनेट ने मंजूर कर लिया, ये सेनेट की प्रॉपर्टी होगी। कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया, ये पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी होगी। पार्लियामेंट जो 21 जून 2022 को बिल भेज दिया एसेंट के लिए, वो कहाँ गया? ये कोई ऊँटों का या घोड़ों का या खच्चरों का ज़माना नहीं है कि पैगाम रसां उस पर बैठ के जाते हैं। एक एक चीज़ जो है कंप्यूटर पे होती है। कोई सुराग अभी आप देखें, 10 तारीख को मैंने जनाब स्पीकर को ख़त लिखा कि जी आप इस पर मुझे कुछ बताइए। आज शायद 17 है, लेकिन उनकी तरफ से मुझे कोई रिस्पांस अभी तक कम से कम नहीं आया। तो ये पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया और मैंने याद दिलाया उनको कि आपने तौहीन पार्लियामेंट का एक कानून बना लिया कि जो तौहीन करेगा उसे 6 महीने की सज़ा हम देंगे, 10 लाख रुपया जुर्माना करेंगे। इससे बड़ी तौहीन क्या है? हमारे कुछ कानून तो अदालतों में मर जाते हैं, कुछ कानून जो है वो ऐवान सदर में फांसी चढ़ जाते हैं, कुछ रास्ते में तारीख राहों में मारे जाते हैं। तो पार्लियामेंट कहाँ खड़ी है? अपनी तौहीन का वो खुद जवाब, खुद एहतसाब नहीं कर सकती तो किसका करेगी वो? बड़ी अजीब सी बात है एक बिल का इस तरह गुम जाना। और ये क्योंकि हम वाकई ये सोच रहे थे मारे जाने वाला पहला होगा मुझे लगता है, क्योंकि हम पता नहीं हंसी आ रही है या रोना आ रहा है। ये सोच रहे थे कि ये पिछले एक हफ्ते 10 दिन में हुआ होगा, लेकिन आप बता रहे हैं कि इसको काफ़ी मतलब साल से ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं। बट एनीवे यू राइट, वी हैव हमारे पास टाइम कम होता है इरफान साहब, इसलिए हम एक और आपसे सवाल करना चाहते हैं फाइनल के। आजकल आपको पता ही है महंगाई का जो आलम है और आपके सामने है, नून लीग पहले ही इस बोझ तले दबी है, ऊपर से ऐसी कानून साजी भी हुई है जिस पर नून लीग पर वोट को इज्जत दो के नारे जो हैं वो यू टर्न लेने के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। तो आपके अगले इलेक्शन में आपकी जो जमात है वो कहाँ खड़ी आपको नज़र आती है? और आपका पसंदीदा लफ्ज़ चलें इस्तेमाल कर लेते हैं जो है बयानिया, तो वो वोटर्स को क्या बयानिया होगा जो मजबूर करेगा कि हमें वोट दें? देखें हुमा, ये जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, वोटर के सामने भी बड़े ऑप्शंस होते हैं, वोटर बड़ा गौर व खौज करता है और वोटर के सामने 2 चीज़ें होती हैं। ऑप्शंस क्या हैं? मैं ए की तरफ जाऊं या बी की तरफ जाऊं या सी की तरफ जाऊं। वो पहले नफ़ी करता है कि मैं नहीं यार इसको तो मैं नहीं दे सकता, फिर वो दूसरे को नफ़ी करता है, नहीं मैं इसको नहीं दे सकता, फिर कहता है यार ये मेरी मजबूरी है। तो ये 3 फैक्टर्स काम करेंगे। नवाज शरीफ इज़ एक्सपेक्टेडली कमिंग इंशाल्लाह 3rd वीक ऑफ सितंबर। वो आएंगे, कैंपेन चलाएंगे और उनकी कैंपेन से मेरा ख्याल है वो अपना बयानिया भी तश्कील देंगे। ये बिल्कुल मसाइल हैं, इनका सामना होगा उन्हें। ये बोझ जो PTI जाते जाते उनके कंधों पे लाद गई या हमने उसे भेजते भेजते रज़ाकाराना तौर पे अपने कंधों पे उठा लिया, ये बोझ तो बहरहाल हमारा बोझ बनेगा इलेक्शन में। आप एक्सपेक्टेडली तो कह रहे हैं 3rd वीक ऑफ सितंबर, लेकिन अभी कल परसों तक की तो बात थी कि मियां नवाज शरीफ के नज़दीक जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वो कह रहे हैं कि भाई आप तब तक नहीं आए जब तक इलेक्शन की डेट नहीं अनाउंस होती, क्योंकि जाहिर है अभी तक अनफोर्सीन है कि इलेक्शन कब होंगे। नहीं, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन इस साल होंगे ही नहीं, तो ये और भी जीरो रिस्क वाली बात ख्वाजा आसिफ साहब ने की थी। तो आपको क्या मियां साहब ने, आपका बड़ा करीबी रिश्ता है और आप जाहिर है मैंने कहा शायद अगर आपको पता है कि 3rd वीक ऑफ सितंबर में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी तकरीर लिखने का आपका वक्त भी करीब आ गया है।
जी, आप बहुत बाखबर हैं अब्दुल्ला, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरी इस मौजू पे मेरी रोज़ ही बात होती है, आज सुबह भी हुई है, लेकिन इस मौजू पे चूँकि आपको मालूम होता है कि ये जो हमारी कन्वर्सेशंस होती हैं इतनी महफूज नहीं होती हैं, तो ये क्लासीफाइड किस्म की जो इतलात होती हैं कि उन्होंने कब का प्रोग्राम बनाना है और कब आना है, ये हम ओपनली डिस्कस नहीं करते और ना ही मैं तारीख़ें दिया करता हूँ। आपको पता है यहाँ बहुत से तोताफ़ाल और नजूमी हैं जो इस तरह की तारीख़ें देते रहते हैं। मैं अपने क़यास के मुताबिक, अपने अंदाज़े के मुताबिक, हालात को स्टडी करने के मुताबिक, माहौल को देखने के मुताबिक मेरा अंदाज़ा ये है कि ही शुड बी हेयर इन 3rd और 4th वीक ऑफ सितंबर। अच्छा, सो वो जो एक और एलिमेंट था कि ही शुड नॉट कम बैक अनलेस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, वो शायद गौर हुआ होगा, वो समझ में नहीं आया प्रॉब्लम। और ये 3rd वीक ऑफ सितंबर, अब इसको मतलब हम कंफर्म समझें? नहीं, इसलिए कि मैं कंफर्म नहीं कर रहा आपको। मैंने कहा है कि मेरा अंदाज़ा है, मेरा क़यास है, माहौल को स्टडी करके मैं अपना एक मफरूज़ा दे रहा हूँ, तो मफरूज़े कंफर्म तो नहीं हुआ करते ना। चलिए इरफान साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और बाकी जो अब्दुल्ला आप जी बताइए, प्लीज़ बात मुकम्मल कीजिए। आपने पूछा था कि इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई तो क्या वो इलेक्शन से पहले आ जाएंगे। मेरा ख्याल ये है कि डेट का मसला शायद आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन तो होने हैं 12। नवाज शरीफ साहब के सामने दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि उन्होंने अपने मुकदमात को किसी बन्ने लगाना है, किसी किनारे लगाना है। Absolutely. दूसरा ये है कि उन्होंने इस कैंपेन की राबरी और रहनुमाई करनी है। तो इन दोनों इशूज़ के लिए डेट चाहे नवंबर की होती है या दिसंबर की होती है या आगे पीछे होती है, बहरहाल उन्होंने आके अपने मुकदमात को भी साफ़ करना है और अपने इलेक्शन कैंपेन को भी ऑर्गेनाइज़ करना है। तो वो शायद इलेक्शन की फाइनल डेट का इंतज़ार ना करें और उससे पहले आ जाए। अच्छा, वैसे इरफान साहब ब्रीफली आपको 2023 जो है वो इलेक्शन का साल लगता है? हमने राना साहब से भी ये सवाल पूछा था, इसलिए आपसे भी हमने सोचा, आपके मियाँ साहब से हर रोज़ाना ही बात होती है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक मियाँ साहब का ताल्लुक़ है और उनकी सोच है और उनकी राय है, वो ये है कि इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। वो ये ख्याल करते हैं कि जिस तरह के मसाइल से पाकिस्तान दो चार है, ख़ास तौर पर इकानमी का इशू है, महंगाई की बात आप कर रहे हैं, IMF रिलेटेड इशू हैं, डॉलर कहीं जा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है, और फिर जो निगरान हुकूमतें होती हैं वो चाहे कितनी अच्छी, कितनी नेक, कितनी पारसा, कितनी पाकबाज क्यों ना हो, इन मसाइल से निपट नहीं सकती। तो मियाँ साहब का ख्याल ये है कि हमें जल्द अज जल्द इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, एक नई हुकूमत आए, इन मसाइल से निपटे। वो इलेक्शन में ताख़ीर के तसव्वुर के हामी नहीं है। तसव्वुर के हामी नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे इस साल, या उन्हें भी लगता है कि अगले साल होंगे? अगले साल के बारे में मेरा ख्याल नहीं है। वो यही समझते हैं कि इस साल इलेक्शन हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू। मे बी नवंबर, मे बी दिसंबर, चलिए, लेकिन जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, दैट इज ऑल टाइम वी हैव, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। थैंक यू सो मच।